जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th रसायन विज्ञान हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के दूसरे चैप्टर परमाणु की संरचना के अंतर्गत सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। यानी आज हम लोग देखेंगे कि रसायनज्ञ सोमरफील्ड ने कैसे नील्स बोर के परमाणु मॉडल की तीनों कमियों को दूर किया। आपको पता है कि थॉमसन का परमाणु मॉडल 1904 में प्रस्तुत किया गया था। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल 1911 में प्रस्तुत किया गया था। नील्स बोर का परमाणु मॉडल 1913 में प्रस्तुत किया गया था और सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल 6 साल बाद यानी 1919 में प्रस्तुत किया गया था। तो चले हम लोग सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल का आज विधिवत अध्ययन करेंगे। तो हम आपको बतला दें कि सन 1919 ईस्वी में रसायनज्ञ सोमरफील्ड ने नील्स बोर के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जिसे सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। इस परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु अति सूक्ष्म परंतु गोलाकार होता है और नील्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार मार्ग में चक्कर काटता है। लेकिन सोमरफील्ड ने कहा कि ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार मार्ग के साथ साथ दीर्घवृत्ताकार मार्ग में भी चक्कर काटता है। जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में चक्कर काटता है तो उसका कोणीय संवेग mvr NH/2π के बराबर होता है। लेकिन जब वही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर काटता है तो एक चीज हम आपको बता दें, वृत्त की आकृति लगभग ये होती है और दीर्घवृत्त की आकृति ये होती है। क्लास 11th में जब आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो मैथमेटिक्स में दीर्घवृत्त यानी इलिप्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो ये ध्यान देना है। बहुत बच्चे समझते हैं कि दीर्घवृत्त माने बड़ा वृत्त दीर्घवृत्त होता है, तो ऐसा नहीं होता है। दीर्घवृत्त की आकृति ऐसी होती है और इसको हम कहते हैं दीर्घाक्ष। ये जो दूरी है AA' इसको दीर्घाक्ष कहा जाता है और इसके बाद ये जो दूरी है ये दूरी BB' है, इसको हम लोग लघु अक्ष कहते हैं। ये लघु अक्ष कहलाता है। लघु अक्ष यानी छोटा अक्ष। तो इसको आप ध्यान से समझेंगे। देखिए, तो सोमरफील्ड ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार मार्ग में तो चक्कर काटता ही है, वृत्ताकार मार्ग के साथ साथ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में भी चक्कर काटता है। जब वृत्ताकार मार्ग में चक्कर काटता है तो कोणीय संवेग mvr कोणीय संवेग होता है। तो कोणीय संवेग NH/2π के बराबर होता है, जहाँ n एक पूर्णांक है जिसे हम मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं और h प्लैंक नियतांक है। प्लैंक नियतांक के बारे में हम आपको पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं कि इसकी वैल्यू 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड के इक्वल होता है। तो ये तो पहली स्थिति रही। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर काटता है तो क्या होता है? तो जब इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर काटता है तो इसका कोणीय संवेग यानी mvr यह kh/2π के बराबर होता है। याद रखे रहिएगा, जहाँ k भी एक पूर्णांक है तो n के बारे में तो हमने बताया
कि यन को हम मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। आगे चल करके हम विधिवत इनके बारे में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी हमको शॉर्ट में पढ़ना है। यन को मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। और सेकंड है के को हम द्विगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं। द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो अब जरा आप ध्यान पूर्वक देखें तो आपसे कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि बोर के परमाणु मॉडल में कितनी क्वांटम संख्याएं थी और सोमरफेल्ड के परमाणु मॉडल में कितनी क्वांटम संख्याएं थी। तो याद रखे रहिएगा, बोर के परमाणु मॉडल में केवल एक क्वांटम संख्या थी और मुख्य क्वांटम संख्या थी, जबकि सोमरफेल्ड के परमाणु मॉडल में दो क्वांटम संख्याएं थी, मुख्य क्वांटम संख्याएं और द्विगंशी क्वांटम संख्याएं। अब एक बात और समझ लीजिए कि के का जो मान है यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान यन के ऊपर निर्भर करता है, और के का जो मान है वो 1 से लेकर के यन तक होता है। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि सपोज कीजिए यन के जगह पर 4 है, अगर मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू 4 है तो के की जो वैल्यू होती है वो 1 से लेकर के 4 तक हो जाएगी, यानी 1 2 3 4 हो जाएगा। और देखें इनमें संबंध क्या होता है, तो मुख्य क्वांटम संख्या या ऐसे कह सकते हैं कि यन और के का जो अनुपात होता है यह दीर्घाक्ष की लंबाई और लघु अक्ष की लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। यन बाई के इजकल टू होता है दीर्घाक्ष की लंबाई और अपान होता है लघु अक्ष की लंबाई। लघु अक्ष की लंबाई। तो इस तरह से यन और के यानी मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम संख्या के मध्य जो अनुपात होता है यह दीर्घाक्ष की लंबाई और लघु अक्ष की लंबाई के बराबर होता है। तो अब अगर ये यन की वैल्यू 4 है तो याद रखे रहिएगा यन दीर्घाक्ष की लंबाई को प्रस्तुत करेगा और के जो है लघु अक्ष की लंबाई को प्रस्तुत करेगा। तो सोमरफेल्ड ने क्या बतलाया था कि इलेक्ट्रॉन कैसे चक्कर काटता है, तो आखिर किस स्थिति में इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर काटता है और किस स्थिति में इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में चक्कर काटता है। इसके पहले जितने भी साइंटिस्ट थे, जितने भी वैज्ञानिक थे, सब क्यों कहते थे कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में चक्कर काट रहा है, और सोमरफेल्ड ने क्यों कहा कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग के साथ साथ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में भी चक्कर काटता है। तो चलिए यन की वैल्यू 4 और के की वैल्यू 1, तो यन माने दीर्घाक्ष की लंबाई और के का मतलब लघु अक्ष की लंबाई। तो जरा ध्यान पूर्वक देखें आप, यहाँ पर यन की वैल्यू 4 है, ये यन मुख्य अक्ष, ये जो है यन दीर्घाक्ष की लंबाई को प्रदर्शित करता है और यह के जो है लघु अक्ष की लंबाई को प्रदर्शित करता है। अब देखा जाए कि इनको टच करती हुई दीर्घवृत्त की आकृति कैसी होती है, तो दीर्घवृत्त की आकृति ऐसी ही होती है। इसमें यन की वैल्यू 4 है, देखिए ये लघु अक्ष बीच में होता है, इसमें यन की वैल्यू 4 है और के का मान 1 है, इसलिए इस कक्षा को हम 4-1 कक्षा कह देते हैं। 4-1 का मतलब हो गया मुख्य अक्ष की लंबाई 4 है, दीर्घ अक्ष की लंबाई 4 है और लघु अक्ष की लंबाई 1 है। अब इसके बाद तो देखिए यन इजकल टू 4 और के इजकल टू 1 लिए। अब दूसरी बार में यन इजकल टू 4 और के इजकल टू 2, यानी यन का मान उतना ही रहेगा, दीर्घअक्ष की लंबाई उतनी ही रहेगी, लेकिन लघु अक्ष की लंबाई बढ़ेगी क्योंकि लघु अक्ष का मान अब 2 हो गया। तो जब लघु अक्ष की लंबाई बढ़ती है
तो देखिए कि अब वह स्थिति कैसी प्राप्त होती है। ये स्थिति अब ऐसी प्राप्त होती है और इस कक्षा को हम कहते हैं 4-2 कक्षा। अब इसके बाद फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। n = 4 और k = 3। तो देखिए n की वैल्यू उतनी ही रहेगी, दीर्घाक्ष की लंबाई उतनी ही रहेगी, लघु अक्ष की लंबाई केवल बढ़ती जाएगी। तो लघु अक्ष की लंबाई अब बढ़ रही है। तो अब जो है ये वक्र जो है अब इस तरह का प्राप्त होता है। इसके पहले वाली जो कक्षा थी इसको 4-2 कक्षा और इस कक्षा को हम कहते हैं 4-3 कक्षा। अब इसके बाद n की वैल्यू 4 और k की वैल्यू 4 दोनों सेम हो गई। तो दोनों सेम हो गई, n का मान 4 और k का मान 4। इसका मतलब ये हुआ कि दीर्घाक्ष की लंबाई और लघु अक्ष की लंबाई दोनों बराबर हो जाएगी। और जब यह लंबाई दोनों बराबर हो जाती है तो वह आकृति ऐसी प्राप्त होती है। तो सबसे बाहर वाली कक्षा है ये 4-4 कक्षा है। तो अब देखें जरा ध्यान पूर्वक, ये आखिर संरचना है कैसी। तो परमाणु जो होता है 3 डायमेंशनल होता है, गेंद की तरह का होता है। तो ये गेंद के सबसे अंदर वाला भाग है। इसके बाद थोड़ा सा आगे आएंगे तो यह भाग मिलेगा। इसके बाद थोड़ा सा आगे आएंगे तो फिर यह भाग मिलेगा। और इसके बाद थोड़ा सा बाहर आएंगे, यानी सबसे बाहर आएंगे तो यह भाग मिलेगा। सबसे बाहर वाला भाग वृत्ताकार है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जब सबसे अंदर वाली कक्षा में रहता है, इलेक्ट्रॉन जब बिल्कुल नाभिक के समीप रहता है तो वह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर काटता है। और जैसे जैसे बाहर वाली कक्षा में पहुंचता है, यानी जैसे जैसे कक्षा की ऊर्जा बढ़ती जाती है, तो कक्षा की ऊर्जा जब बढ़ती जाती है तो पहले देखिए जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में रहता है तो इस प्रकार के पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। और इसके बाद जब ऊर्जा थोड़ी सी और बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में चक्कर काटता है। ऊर्जा थोड़ी सी और बढ़ी, इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में चक्कर काटता है। ऊर्जा थोड़ी सी और बढ़ी, ऊर्जा सबसे अधिक हो गई। तो अब यह इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाली कक्षा में चक्कर काटने लगता है। और सबसे बाहर वाली कक्षा जो होती है वो वृत्ताकार होती है। तो जितने भी साइंटिस्ट थे वो केवल बाहर वाली कक्षा का अध्ययन कर रहे थे। और बाहर वाली कक्षा का अध्ययन के बाद वो ये बतला रहे थे कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में चक्कर काटता है। लेकिन सोमरफेल्ड ने ये जो परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, इस परमाणु मॉडल के अनुसार उन्होंने क्लियर कर दिया कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग के साथ साथ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में भी चक्कर काटता है। और उनकी ये सारी स्थितियां थीं। और फिर यहाँ से सोमरफेल्ड का जो परमाणु मॉडल था, सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल एप्लीकेबल हुआ। लेकिन सोमरफेल्ड के परमाणु मॉडल के अंदर किसी ने कमी नहीं निकाला। इसके बाद आधुनिक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसको श्रोडिंगर ने, रसायनज्ञ श्रोडिंगर ने प्रस्तुत किया था। तो आगे चल करके हम लोग आधुनिक परमाणु मॉडल प्रस्तुत करेंगे, आधुनिक परमाणु मॉडल का अध्ययन करेंगे। लेकिन आज हम लोग ये सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल पढ़े हैं। हमें उम्मीद है कि सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महावना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए, रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि सोमरफेल्ड के परमाणु मॉडल को वो अच्छी तरह से समझ सकें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।